ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों के अंतर्गत कल हमने डायोड के बारे में विशेष अध्ययन किया था। डायोड जो होते हैं, एक होता है फोटो डायोड, है ना, और दूसरा जो होता है जिसके विषय में हमने देखा एलईडी के बारे में, और उसी तरीके से जेनर डायोड के बारे में हमने विस्तार से कल जो है क्या किया था, अध्ययन किया, और उनके जो खूबियाँ हैं या उनके जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने कल देखा था। ठीक है, और उसी के अंतर्गत हमने सोलर सेल के बारे में भी देखा कि सोलर सेल किस प्रकार से कार्य करता है ना। सोलर पैनल में सोलर सेल को ही लगाया जाता है, और सोलर सेल में जब प्रकाश आपतित होती हैं, सूर्य की प्रकाश पड़ती हैं, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो डायोड होते हैं उनके बारे में हमने विशेष अध्ययन किया था। आज जो है हम क्या करेंगे, किन विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ परिपथ के आधार पर उभयनिष्ठ आधार परिपथ में ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि और उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में ट्रांजिस्टर की क्रियाविधियों के बारे में विस्तार से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो ट्रांजिस्टर होता है पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार का जो अर्धचालक होते हैं उनको इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, है ना। और इसके आधार पे हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होता है वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था ट्रांजिस्टर में तीन जो होते हैं अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। जो बाह्य सिरा होते हैं उसमें एक ही प्रकार के अर्धचालक होते हैं, जबकि मध्य वाला जो भाग होता है उसमें विपरीत प्रकार का अर्धचालक होता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये हो गया आपका एक सिरा, बाह्य सिरा, और ये अंदर का सिरा, और ये पुनः बाह्य सिरा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दो बाह्य सिरे होते हैं ये एक ही प्रकार के अर्धचालक से बने होते हैं, जबकि जो अंदर का जो सिरा होता है वो विपरीत प्रकार का अर्धचालक से बना होता है। पीएनपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो अर्धचालक हैं वो समान हैं, जबकि ये जो अर्धचालक है उनसे विपरीत अर्धचालक का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। चूँकि पहले वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्सर्जक, इसको कहते हैं उत्सर्जक। ठीक है, और इसी को जो है इंग्लिश में हम एमिटर कहते हैं, और इसका चूँकि ई जो है लेटर, पहला लेटर ई जो है इसको हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। ठीक है, यानी पहला जो सिरा होता है इन तीन भागों में, उसमें से पहला को हम ई लेटर से यानी कि एमिटर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो बीच का भाग होता है इसको कहते हैं आधार। बीच के भाग को क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, और आधार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, चूँकि इसका पहला जो लेटर बी है इसलिए इसको कैपिटल बी से हम प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से ये जो तीसरा जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, संग्राहक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, संग्राहक, है ना। और संग्राहक यानी क्या होता है, कलेक्टर।
इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में आपको हमने बताया था कि कलेक्टर यानी क्या होता है, संग्राहक होता है ना, और इसको जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है, इसमें दो जो अर्धचालक होते हैं जो बाहर के होते हैं वह समान अर्धचालकों से बने होते हैं, जबकि एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो इनसे विपरीत होता है और इसको हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, बीच भाग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक कहते हैं। बीच का जो पतला वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो अंतिम जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, संग्राहक कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से इसका हमने इंग्लिश में नाम भी देखा, क्या कहते हैं इसको एमीटर कहते हैं, इस आधार को बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं, कलेक्टर। ठीक है, इसलिए हम इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इसी को संकेत के माध्यम से देखें तो इस प्रकार से एक वृत्त होता है ना, और इसमें जो इस प्रकार एक आधार लेते हैं और इसके दो सिरे इस प्रकार इसको इस प्रकार से बनाते हैं, है ना। इसका जो निचला ये जो भाग होता है इसमें भी एक लकीर हम नीचे की ओर खींचते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो होता है एमीटर को दिखाता है और ये जो होता है बेस को दिखाता है और ये किसको दिखाता है, कलेक्टर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा जो होता है ई से बी की ओर होता है। इसके बारे में जब हम क्रिया विधि इसकी देखेंगे तो ये हमें स्पष्ट हो जाएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये धारा इस प्रकार से जाता है। तो इस प्रकार यदि हम ट्रांजिस्टर को संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहें तो हम उसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि ये जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो है संकेत है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर का जो संकेत होता है इसमें पहले वृत्त बनाया जाता है और इसके नीचे जो है ये बेस का काम करता है। इधर का जो भाग होता है वो एमीटर होता है और ये जो भाग होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, कलेक्टर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, भाई को स्पष्ट है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कितने एन अर्धचालक लगाएंगे, हाँ बताइए कितने अर्धचालक लगाएंगे, दो। गुड, है ना, दो हम अर्धचालक का प्रयोग करते हैं और उसके विपरीत जो अर्धचालक पी होता है उसको हम किस में लगाते हैं, बीच के क्रम में लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं, ये बीच का भाग और ये उसका बाह्य भाग। ठीक, तो इस तरीके से ये एन भाग हो गया, ये P और ये N, यानी हमने यहाँ पर दो N प्रकार के अर्धचालक और एक P प्रकार के अर्धचालक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ भी जो बीच का जो भाग होता है जिसको हम बेस कहते हैं ये कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो जो है समान प्रकार के अर्धचालक लिए N प्रकार के और मध्य वाला जो है P प्रकार का, उनसे अलग जो प्रकार का अर्धचालक यहाँ पे बीच में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके जो हम संकेत बनाएं तो संकेत किस प्रकार से बनेंगे, ये हो गया ट्रांजिस्टर का संकेत, यहाँ बीच बेस को दिखाता है, ये भाग एमीटर को दिखाता है, ये भाग किसको दिखाता है, कलेक्टर को। ठीक, और इनमें हम फिर इस प्रकार से रेखाएं खींच देते हैं तो ये जो है ट्रांजिस्टर का संकेत बन जाता है। ठीक है, इसको जो है बताए थे अभी एमीटर से दिखाते हैं, इसको बेस से, इसको कलेक्टर से, इसको हम यहाँ पे समझ लें। ठीक, पहला वाला जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, यहाँ भी उत्सर्जक कहा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एमीटर भी कहते हैं और इसको जो है ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो बीच का जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है
है ना, और इसको हम बेस से जो है प्रदर्शित करते हैं, इसको जो है हम बेस से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका जो शुरू लेटर होता है उसके आधार पे इसको हम बी लिखते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो होता है वो होता है संग्राहक, और इसे हम कलेक्टर से जो है प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि इसका पहला लेटर सी होता है इसलिए इसको हम सी से दिखाते हैं। इस तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो है ट्रांजिस्टर का संकेत होता है, और यहाँ जो है धारा जो होता है आपने यहाँ पे देखा पीएनपी में ई से बी की ओर था, और यहाँ क्या हो जाएगा बी से ई की ओर हो जाएगा। यहाँ धारा अंदर आते हुए दिख रही है, और यहाँ जो धारा होता है वो बाहर की ओर जाते हुए दिखती है। तो इस प्रकार से ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा एक विशेष बात की आधार कैसा होता है पतला होता है। आधार जिसको हम क्या कहते हैं बीच का भाग, है ना, और ये जो बीच का भाग होता है वो कैसा होता है पतला होता है। ठीक, अब ये जो है ट्रांजिस्टर हमारे कई प्रकार के जो सर्किट होते हैं उनमें क्या होते हैं लगे होते हैं, इनका प्रयोग होता है। आप जो है इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है किस प्रकार के बने होते हैं। ये जो है इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर में तीन जो है तार दिख रहे होंगे। बीच वाला जो सिरा होता है उसको हम बेस कहते हैं, पहला जो होता है उसको हम उत्सर्जक कहते हैं, बीच वाले को बेस कहते हैं, और तीसरा जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं कलेक्टर कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा उत्सर्जक वाला भाग, और ये जो होगा ये बेस वाला भाग, और ये जो हो जाएगा ये होगा आपका कलेक्टर वाला भाग तीसरा। ठीक, तो इस तरीके से ये इस प्रकार से ट्रांजिस्टर होती है, ट्रांजिस्टर की बनावट होती है जिसमें तीन जो होते हैं तार होते हैं। पहला जो तार है वो उत्सर्जक को बताता है, बीच का जो तार होता है वो बेस को दिखाता है, और अंतिम जो तार ये है ये किसको दिखाता है कलेक्टर को दिखाता है। ठीक है, इसको हमने पिछले दिनों ट्रायोड या ट्रांजिस्टर जो लगा होता है इसको हमने सर्किट के माध्यम से भी देखा था। तो ये होते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसमें हमने देखा कि बेस जो है हम कैसे लेते हैं पतला लेते हैं, और बाहर के जो क्षेत्र होते हैं वो बड़े होते हैं तुलना अपेक्षाकृत। ठीक है, तो इस प्रकार ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। अब इसमें देखने वाली ये बात होती है कि जो आपका उत्सर्जक जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो उत्सर्जक क्षेत्र होता है उसको सदैव अग्र अभिनति में रखा जाता है। ठीक, यहाँ जो ये उत्सर्जक का क्षेत्र है, उत्सर्जक, इसको सदैव कैसा रखा जाता है, इसको सदैव अग्र अभिनति में, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। उत्सर्जक को सदैव किस में रखा जाता है अग्र अभिनति में रखा जाता है, जबकि जो संग्राहक होता है इसको सदैव किस में रखा जाता है पश्च अभिनति में रखा जाता है। ठीक है, हम उत्सर्जक को कैसे रखते हैं अग्र अभिनति में, और संग्राहक को पश्च अभिनति में रखा जाता है। इस तरीके से ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा क्या होता है, वेरी गुड, कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की कार्यविधि देखने से पहले कुछ बातों को हम देखते हैं
जिसका अध्ययन हमने क्या किया है, 10th क्लास में या 11th क्लास में हमने किया है, या रसायन शास्त्र में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। धारा जो होता है सदैव किस ओर प्रवाहित होता है, हम दो आवेश देखते हैं, आवेश होता है इलेक्ट्रॉन और धन आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऋण आवेश, और होल को क्या कहते हैं, धन आवेश। ठीक है, तो आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है ऋण आवेश और दूसरा होता है धन आवेश। ऋण आवेश से आप अवगत हैं, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, और जो धन आवेश होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक, तो हमने ये देखा है कि जब ये आवेश गति करते हैं, है ना, जब गति करते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो इनसे जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इनके किस दिशा में ये गति करते हैं और किस दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो हमने जो है देखा है कि इस प्रकार से जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, ये धन सिरा और ये ऋण सिरा, यहाँ पे यदि हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा किस दिशा में गति करता है, धन सिरे की ओर गति करता है, ये धन की ओर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित कहाँ होती है, धारा प्रवाहित जो है विपरीत दिशा में होती है। ठीक, और होल जिस दिशा में चलते हैं उसी दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। यानी स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह या ऋण कण के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, या इसी को कहते हैं कि धन आवेश के प्रवाह के दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये स्पष्ट है। इसको आपने 10th में भी इस विषय में अध्ययन किया है, या 11th में भी आपने अध्ययन किया है कि धारा की जो दिशा होती है सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है, या धन कण के दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये जो है सामान्य बात जिसके बारे में हम ट्रांजिस्टर में उपयोग करेंगे कि धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो ये आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा जो होता है वो प्रवाहित होता है, या धन कण जिस दिशा में गति करता है उस दिशा में धारा प्रवाह संभव होता है। इसी प्रकार आपने अध्याय 2 में अध्ययन किया होगा किरचॉफ का नियम। ठीक है, अब किरचॉफ का जो नियम है वो क्या होता है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिए, उसमें से एक उनका जो महत्वपूर्ण नियम था वो ये कहता है कि संधि स्थल में यदि विभिन्न धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं तो आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें यदि हम उदाहरण के लिए ले लें कि ये जो है एक धारा I1, ये हम संधि स्थल ले लेते हैं। ये कौन सा स्थल है, संधि स्थल। ठीक है, और संधि स्थल में ये जो धारा है वो क्या हो रही है, आ रही है, और संधि स्थल से ये एक धारा ले लेते हैं
I2 ये जा रही है, उसी तरीके से ये एक धारा ले लेते हैं I3, ये भी संधि स्थल से जा रही है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि संधि स्थल में आने वाली धारा कौन सी है? I1, वेरी गुड, ये धारा आ रही है, ठीक है। और जाने वाली संधि स्थल से दूर जाने वाली कौन कौन सी धारा है? I2 और I3, ठीक है। तो संधि स्थल में आने वाली जो धारा है वो दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3। ये जो नियम है किरचॉफ ने अपने पहले नियम के अंतर्गत दिया था कि संधि स्थल में आने वाली धारा संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसका चूंकि ट्रांजिस्टर की कार्यविधि में इस्तेमाल होना है, इसको आगे हम और भी देखेंगे, समझेंगे, है ना। अब जो है हम क्या देखते हैं? ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, इसकी कार्यविधि देखने से पूर्व इस बात को समझ लें कि ट्रांजिस्टर के परिपथ के अनुसार ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? परिपथ के अनुसार। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है उभयनिष्ठ आधार परिपथ। उभयनिष्ठ आधार परिपथ, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा होता है वो होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, ठीक है। और तीसरा जो परिपथ जो हमने 3 भाग पढ़े हैं उन्हीं के अनुसार उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ, ठीक है। हमने 3 जो है वो देखे थे। एक क्या देखा था? उभयनिष्ठ आधार के आधार जो है 3 भाग देखा था, एक आधार, दूसरा उत्सर्जक और तीसरा संग्राहक। उसी के आधार पे उभयनिष्ठ आधार परिपथ होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ और उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिपथ के अनुसार जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें उभयनिष्ठ आधार परिपथ होता है, दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ और तीसरा जो है उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ। हमने ट्रांजिस्टर के 3 भागों के बारे में अध्ययन किया था। पहला वाला भाग उत्सर्जक कहलाता है, बीच वाला भाग आधार कहलाता है और अंतिम जो भाग होता है वो संग्राहक कहलाता है। इन्हीं के जोड़ने के क्रम के आधार पे यदि हम आधार को इन दोनों से जोड़ दें, ठीक है, यदि हम आधार को कैसे कर दें? इन दोनों से जोड़ देते हैं, उस स्थिति में उसको वह जो होता है उभयनिष्ठ हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ आधार परिपथ कहते हैं। उसी तरीके से उत्सर्जक वाले भाग को यदि हम एक तरफ आधार से और दूसरी तरफ किससे जोड़ दें? संग्राहक से जोड़ दें, तो वहाँ पे उत्सर्जक जो है उभयनिष्ठ हो जाता है। इसलिए उस परिपथ को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा जो उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ है, यहाँ पे संग्राहक के एक सिरे को हम आधार से जोड़ दें और दूसरे सिरे को उत्सर्जक से जोड़ दें, तो वहाँ पे संग्राहक उभयनिष्ठ हो जाएगा और उसे हम उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ कहते हैं। क्योंकि ये जो है इसका अध्ययन हमको करना नहीं पड़ेगा, आगे की कक्षाओं में आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उभयनिष्ठ आधार
परिपथ में ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। पहला क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार परिपथ में ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। ठीक है, चूँकि हमने पहले ही अध्ययन किया है कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होता है वो होता है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसके विषय में हम क्या करें देखते हैं। उभयनिष्ठ आधार परिपथ, आपको नाम से ही अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो आधार वाला भाग होता है वो एमिटर, इधर उत्सर्जक और उधर कलेक्टर यानी संग्राहक से जुड़ा होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ आधार परिपथ कहते हैं। अब PNP ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ये जो भाग है इसको कहते हैं P भाग और ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, N भाग, और ये जो भाग है पुनः इसको हम क्या कहते हैं, P भाग। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका P भाग। ठीक, इसका नाम देख चुके हैं, इसको हम उत्सर्जक कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। और इसको दिखाने के क्रम में किससे दिखाते हैं, E से, इसको दिखाते हैं B से और इसको दिखाते हैं C से। ठीक है, हमने इस चीज़ का अध्ययन किया है कि उत्सर्जक सदैव अग्र अभिनति में होता है, जबकि कलेक्टर सदैव कहाँ होता है, पश्च अभिनति में होता है। तो इसको कैसे जोड़ें, किस क्रम में या किस तरीके से इसको जोड़ा जाए बैटरी के सिरों से। ठीक है, यहाँ पे हम बैटरी के सिरों से इनको जोड़ते हैं। इसको हमको क्या रखना है, अग्र अभिनति में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एमीटर जो होता है सदैव कहाँ पे होता है, अग्र अभिनति में होता है, और ये जो कलेक्टर अर्थात संग्राहक जो होता है सदैव कैसा होता है, पश्च अभिनति में होता है। ठीक, और अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में जोड़ने की क्रिया हमने पहले ही इसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, तो P को हम प्लस जानते हैं क्योंकि यहाँ आवेशवाहक अधिक संख्या में कौन होते हैं, प्लस आवेश होते हैं, और कम मात्रा में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से ऋण कण होते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो ये N भाग होता है, यहाँ पे जो आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे पुनः वैसी P भाग अर्थात P अर्धचालक होने के कारण से यहाँ आवेशवाहक कौन होते हैं, प्लस कण होते हैं, परंतु अल्प मात्रा में ऋण कण उपस्थित होते हैं। इस तरीके से ये PNP अर्धचालक में आवेश होते हैं। तो P को चूंकि प्लस होते हैं, है ना, तो अग्र अभिनति में कैसे जोड़ना है हमको, सीधा प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। ठीक है, तो ये प्लस को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाए, प्लस। ठीक, बैटरी के प्लस को प्लस से हमने जोड़ दिया, और ये माइनस को यानी ऋण को किससे जोड़ दिया, ऋण से जोड़ दिया। ठीक है, धन को धन से और ऋण को ऋण से सीधा, तो इसको क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। पश्चात अभिनति किसे कहेंगे, जस्ट उसका उल्टा, विपरीत। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि ये P यानी प्लस, ठीक है, और N मतलब माइनस, तो कैसे जोड़ेंगे, विपरीत, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से। तो ये यदि प्लस है तो इसको किससे जोड़ना है,
माइनस से, गुड, है ना। किससे जोड़ना है? माइनस से। और ये जो है माइनस, तो इसको किससे जोड़ना है? प्लस से। तो उसको क्या कहते हैं? पश्च भिन्नति। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अग्र अभिनति में प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ा जाता है, और पश्च अभिनति में प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ा जाता है। अब इनका जो है संकेत हम कैसे देखें? तो PNP ट्रांजिस्टर का ये संकेत हम कैसे देख सकते हैं? इस प्रकार से, है ना। और इसमें जो है बीच वाला जो भाग होता है ये होता है बेस, और ये जो भाग होता है एमीटर, और ये जो भाग होता है कलेक्टर। ठीक है। जिस तरीके से हमने इन्हें जोड़ा है, इसी प्रकार इस संकेत को भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर में हमने कैसे जोड़ा है? प्लस को प्लस सिरे से, ठीक है। ये जो है किसको दिखाता है? ये P को दिखाता है एमीटर, ये N को दिखाता है, और ये जो भाग है वो पुनः किसको दिखाता है? P को दिखाता है ना। तो प्लस जो होता है उसको किससे जोड़ते हैं? प्लस से जोड़ते हैं, और इसको जो है किससे जोड़ते हैं? माइनस से जोड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो प्लस है उसको कैसे जोड़ते हैं? पश्च अभिनति में रखते हैं, यहाँ पे अग्र अभिनति में रखते हैं। अग्र अभिनति में प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, सीधा क्रम में। ठीक, तो ये कौन सी अभिनति में आ जाता है? अग्र अभिनति में आ जाता है। और यहाँ पर जो है कलेक्टर को हम कैसे रखे हैं? पश्च अभिनति में। तो ग्राफ में भी वैसे ही यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो प्लस है उसको किससे जोड़ देते हैं? माइनस से, और इसको प्लस से। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे जोड़ा है। यही चित्र जो है संकेत के माध्यम से बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बेस जो होता है, ये बेस, ठीक है, ये बेस कैसे दिख रहा है? इधर जो है उत्सर्जक से जुड़ा है, और इधर चूंकि किससे जुड़ा है? कलेक्टर से जुड़ा है। ठीक है, बेस इधर उत्सर्जक से जुड़ा है और इधर कलेक्टर से जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठाधार परिपथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेस होता है वह दोनों ओर जुड़ा होता है, और ये इन दोनों के लिए कैसा हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठाधार परिपथ कहते हैं। अब इसकी जो क्रिया विधि होती है इसके विषय में हम देखेंगे कि इसमें कैसी क्रिया विधि होती है ना। तो आपको मालूम है कि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक, बैटरी के इस सिरे का नाम देख लेते हैं। बैटरी का इस सिरे का नाम क्या हो जाएगा? इसको दिखाएं B से, और चूंकि E और B के मध्य लग रहा है ये, इसलिए इसको हम लिखेंगे VEB। ठीक है, चूंकि ये जो है एमीटर और बेस के मध्य ये बैटरी लगा हुआ है, या ये वोल्टेज लगा हुआ है, इसलिए इसको V और स्मॉल e स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर चूंकि ये जो है किनके मध्य लगा हुआ है? B और C के मध्य। ठीक है, ये C है ना। ठीक, तो इस तरीके से B और C के मध्य चूंकि बैटरी लगा है, वोल्टेज लगा है, इसलिए इसको स्मॉल b और स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार वोल्टेज को या बैटरी को दिखाने का क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे V क्या हो जाएगा? VEB, है ना, और ये वाला जो हो जाएगा VBC। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी इसका हम नाम दे देंगे VEB, है ना, जो लिखे हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा? VBC संकेत में। अब इसकी जो क्रिया विधि है, आपको पता है कि ये बैटरी का कौन सा सिरा है? कौन सा सिरा है? धन सिरा, गुड, है ना। बैटरी के धन सिरा से यहाँ के जो धन कण हैं वो क्या महसूस करेंगे? प्रतिकर्षण,
क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना। तो यहाँ से धन सिरे से यहाँ के जो धन कण हैं वो प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होने के कारण से वो कहाँ की ओर बढ़ेंगे, n की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कण होंगे वो n की ओर बढ़ेंगे, और n की ओर बढ़कर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है आधार में, इनसे क्या करेंगे, संयुग्मित हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ के जो धन कण होते हैं वो यहाँ पर आते ही एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन से मिल करके नष्ट कर देते हैं। और चूंकि हम देख रहे हैं कि आधार जो होता है वो पतला होता है, इसलिए यहाँ के कुछ धन कण इनसे अपने आप को नष्ट तो कर लेंगे, संयोग तो कर लेंगे, लेकिन कुछ धन कण कहाँ चले जाएंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जब यहाँ के धन कण आधार के ऋण कणों के साथ संयोग करते हैं तो उस समय एक धारा बहती है, उसको कहते हैं IB धारा, ठीक है, बेस धारा, ठीक, समझ आ रहे हैं ना। तो हमने देखा कि यहाँ बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के यहाँ के जो धन कण होते हैं वो बेस की ओर बढ़ने लगते हैं, और बेस के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके जो धारा उत्पन्न करते हैं उसको हम IB धारा, बेस धारा कहते हैं, ठीक है। चूंकि हमारा बेस बहुत पतला है इसलिए कुछ होल ही या कुछ धन कण ही इनके साथ संयुग्मित होंगे, और बाकी जो धन कण होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, आगे की ओर चले जाएंगे, कहाँ पे, संग्राहक में। ये जो बात ये है ना, ये क्या चीज़ है आपका, ये है संग्राहक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो धन कण यहाँ जब चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, धन कणों की अधिकता हो गई। और जैसे ही यहाँ पे धन कणों की अधिकता होती है और एक धन कण यहाँ पे यानी कि संग्राहक के बिल्कुल किनारे पहुँच जाता है, ऐसी स्थिति में बैटरी का जो दूसरा सिरा है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस धन कण को क्या कर देता है, इस धन कण को इलेक्ट्रॉन जो है नष्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जैसे ही धन कण की अधिकता हुई और एक धन कण बिल्कुल संग्राहक के सिरे पे पहुँचा, वैसे ही यहाँ के बैटरी के सिरे से, ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल करके ऐसे चलता है और यहाँ पे जाकर उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण से कौन सी धारा प्रवाहित होने लगती है, संग्राहक धारा, कलेक्टर धारा प्रवाहित होने लगती है। अब चूंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के गया, ये इस दिशा में ऐसे जो है निकल के गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, और हम जानते हैं कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसकी दिशा कैसे हो जाएगा, नीचे की ओर। चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, जाके विपरीत दिशा में यानी नीचे की ओर IC धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अभी हमने देखा कि एक धन कण जैसे ही संग्राहक के पास जाता है, यहाँ से एक ऋण कण निकलकर उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। एक धन कण क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे जाता है वैसे ही एक ऋण कण क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। और जैसे ही ये धन कण नष्ट होते हैं वैसे ही बैटरी के दूसरे सिरे में क्या होता है, यहाँ पे एक धन और ऋण कण का जोड़ा टूटता है, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि एक धन कण जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी एक धन कण क्या हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में बैटरी के ये जो सिरा होता है, यहाँ से एक धन और ऋण कण का जोड़ा टूटता है, ऋण कण इसके धन सिरे में अपने आप को लुप्त कर देता है, और ये जो धन कण जो होता है वो पुनः कहाँ प्रवेश कर जाता है, पी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से एक धन कण खत्म होता है तो यहाँ पे एक धन कण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्रियाविधि निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण से PNP जो ट्रांजिस्टर है इसमें धारा प्रवाह होते रहता है, ठीक है, क्लियर है ना। इस तरीके से ये क्रियाविधि निरंतर चलते रहती है। जैसे ही यहाँ का एक धन कण आगे बढ़ता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है,
ठीक। और जैसे ही धन कण नष्ट होता है, यहाँ से धन और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा टूटता है और वो जो धन कण यहाँ नष्ट हुआ है उसकी पूर्ति यहाँ से वो धन कण कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है धारा प्रवाहित होने लगती। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो बंध टूटता है और धन कण कैसे चलता है, ऐसे ऊपर की हो जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि धन कण जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे धन कण चूंकि ऐसे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो धारा की दिशा हो जाएगा वो होगा IE, यानी संग्राहक धारा, ठीक है। 3 धारा के बारे में अध्ययन किया। एक होता है आपका बेस धारा, दूसरा होता है कलेक्टर धारा, है ना, और तीसरा होता है एमीटर धारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह निरंतर चलते रहता है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि ये जो है आपका क्या है, संधि है। ये जो है क्या है आपका संधि है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, धारा जो है, एक धारा आ रहा है और दो जो धारा है, एक IC धारा और दूसरा जो है IB धारा, है ना। तो यदि IC धारा संधि से दूर जाती है तो IB धारा भी क्या होती है, संधि से दूर जाती है, ठीक है। ये जो धारा है संधि की ओर आ रही है IE, और IC धारा हमने क्या देखा, संधि से दूर जा रही है। ये क्या चीज है, ये क्या कौन सा चीज है, संधि है, ठीक है ना। IC धारा क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो IB धारा भी क्या होता है, दूर जाता है, ठीक है। इसी के अनुसार, है ना। अब इन धाराओं का दिशा पता चल गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि IE धारा संधि की ओर आ रहा है, जबकि IC धारा और IB धारा क्या हो रहा है, संधि से दूर जा रहा है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, ठीक है। संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और हमने चूंकि इनके क्रम में देखा कि धारा किस प्रकार बहती है, उसी के आधार पर आप यहाँ पे भी संकेत दिखा सकते हैं कि ये जो IE धारा है ये इस प्रकार से है, बेस धारा दूर जा रही है और कलेक्टर जो धारा है वो संधि से दूर जा रही है। यही चित्र है, ठीक है। बेस धारा संधि से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और ये जो धारा है उत्सर्जक धारा वो संधि की ओर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्रिया विधि होती है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक कण के नष्ट होने से के तुरंत क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा वही कण जो है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि हुआ। अब जो है हम अगले क्लास में, अगले कक्षा में NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, हमने PNP और NPN का संकेत देखा था, है ना। कैसे बना था, ये इस प्रकार से बना था। इसकी बनावट, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है बेस होता है ना। ये एमीटर होता है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है वो बेस होता है, और ये वाला भाग क्या होता है, कलेक्टर होता है। किसमें, PNP, ठीक है। तो यहाँ पे जो संकेत बनता है, इस संकेत में क्या होता है, PNP में जो संकेत चिन्ह लगता है ना, वो क्या होता है, अंदर की ओर आता है, ई से बी की ओर आता है, ठीक। इसी तरीके से NPN में हमने देखा था कि ये संकेत इस तरीके से बनता है, बीच में बेस, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में संकेत में अंतर जो होता है, PNP में जो संकेत है ना वो क्या होता है, ई से बी की ओर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बी से ई की ओर बाहर निकलते हुए बी से ई की ओर होता है। किसमें, NPN में। तो आगे जो ट्रांजिस्टर की कार्यविधि है या ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक है जो भी है, उसमें क्या होगा, PNP में इस प्रकार संकेत प्रयोग होगा और NPN में जो है इस प्रकार का संकेत होगा। यदि कहीं संकेत छूटा है तो उसे हम सुधार लें।